हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लासेस में। आज के वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। अगर आप इन पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे। साथ साथ में आपको बताते चलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो उसे कैसे आप बनाकर लिख सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा, साक्षात्कार पद्धति को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख लाभ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के और मिलेंगे, जैसे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर भारत में प्रमुख कृषक जो आंदोलन हुए हैं उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य जो है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उपनिवेशवाद और उसके प्रभाव हेडिंग डाल देंगे। उससे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है, तो क्या है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया, किस चीज की प्रक्रिया, तो उसमें लिखेंगे जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर शासन करता है। शक्तिशाली देश का मतलब अगर एग्जांपल में बात करें, से चीन आप ले सकते हैं। ठीक है, आज के दिन में चीन सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि चीन का कब्जा है किस पर, तिब्बत पर। ठीक है, तिब्बत पर कब्जा है। तो शक्तिशाली देश कौन है, चीन है। और किसी अन्य देश यानी गरीब देश या छोटा देश मान लेते हैं तिब्बत पर, तो चीन का कब्जा है तिब्बत पर। तो तिब्बत के जो भी संसाधन होंगे, जो भी उसके रिसोर्स होंगे, उसका रिसोर्स इस्तेमाल कौन करेगा, चाइना करेगा। क्यों, क्योंकि वो कब्जा कर लिया है, उसको अपने में मिला लिया है। तो यहाँ पे प्रक्रिया क्या है, शक्तिशाली देश जब किसी अन्य देश पर शासन करता है या फिर उसके संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों को अपने में मिला ले या उसको शोषण करे, तो ऐसी प्रकृति की या ऐसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझना चाहते तो आप इतना समझ जाइए कि कोई पैसे वाला इंसान, कोई एक पैसे वाला इंसान किसी गरीब इंसान के जो संसाधन है या फिर जो जमीन है उसको हड़प ले, तो उस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत कभी उपनिवेशवाद था, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे इसके प्रभाव के। तो उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव है, जब किसी देश, शक्तिशाली देश का कोई छोटा देश गुलाम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। पहला प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव। इसके बारे में लिखेंगे, स्थानीय उद्योग का विनाश हुआ है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो उद्योग उस देश में थे उनका विनाश है, वो खत्म हो जाएगा। फिर जो देश कब्जा करेगा वो बड़ा देश अपनी बड़ी कंपनी स्थापित करेगा और फिर उसके बाद अपने मन से वो अपना जो है उद्योग अपना चलाएगा। तो कहने का मतलब कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो नाश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अधीन वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ है। कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब जो लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते थे उनको हड़प लेंगे, जो शक्तिशाली देश है उसको हड़प लेगा, फिर अपने व्यवसाय के लिए काम करेगा, बिजनेस के लिए कृषि करेगा। ठीक है, आगे, जिससे किसान गरीब होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे यूरोपीय देशों ने भारत में कच्चा माल लिया। ठीक है, यूरोपीय देशों से अब भारत की बात यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए, यूरोपीय जब भारत यूरोपीय देश यानी जो है ब्रिटेन का जो गुलाम था, तो भारत से कच्चा माल लिया और फिर महंगे दाम पर तैयार सामान को बेचा। कहने का मतलब ये है कि भारत में कपास यहाँ से उत्पादन होता था और कपास ब्रिटेन में जाता था, ब्रिटेन से कपड़ा बनकर आता था फिर भारत में, और वही कपड़ा यहाँ पे महंगे दाम पर बिकता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो कच्चा माल है वो लेकर जाते थे, वहां से वस्त्र बनाकर लेकर आते थे और वही कपड़ा जो है महंगे दाम पर बेचते थे। तो ये यहाँ के संसाधनों का शोषण कर रहे थे वो लोग। ठीक है, उन्हीं का सामान ने भारत के सामान के लोगों को, भारत को ही महंगे दाम पर बेच रहे थे। तो ये प्रकार से जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, सामाजिक प्रभाव देखिए क्या होता है। जाति व्यवस्था को मजबूती मिली, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल
किया। कहने का मतलब ये है कि पहले भारत में जाति व्यवस्था ज़्यादा चलती थी, उच्च जाति निम्न जाति का शोषण करता था। तो यहाँ पे जो है जब ब्रिटेन का गुलाम था भारत, तो ब्रिटिश गुलाम होने काल में वहाँ पे जो जाति व्यवस्था थी उसको और मजबूती मिली और अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। एक बात यहाँ पे तय है कि कुछ अगर वो लेकर गए हैं तो कुछ देकर भी गए हैं। देने का मतलब है कि शिक्षा जो है, आधुनिक शिक्षा, वो जो है उनके अनुसार यहाँ पे प्रचलित हुई और धीरे धीरे और विकास हुआ। ठीक है, आगे बात करें, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा और पारंपरिक मान्यताओं को बदलाव आया। पश्चिमी संस्कृति का मतलब कि जो जो ब्रिटेन है, जो यूरोपीय यूरोपीय देश है, वो पश्चिमी देशों से आए थे। ठीक है, जैसे भारत यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ पे है और यूरोप यहाँ पे है, तो ये पश्चिम हो गया। यहाँ से जो आए तो पश्चिमी देशों का जो संस्कृति थी वो भारत में आया और भारत की संस्कृति वहां पे गया। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण भी होता है, एक देश से दूसरे देश में अपनी संस्कृति को लेकर जाना और फिर वहां पे जो है अपनी संस्कृति को अपनाना। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण भी होता है। तो यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे जो पारंपरिक मान्यताएं थी, यानी भारत में बहुत सारी मान्यताएं थी जो पारंपरिक पारंपरिक सदियों से चली आ रही थी। जैसे सती प्रथा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, विधवा विवाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सब जो पारंपरिक मान्यताएं थी उसको धीरे धीरे खत्म किया गया, तो उसमें बदलाव आया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में इसमें लिखेंगे, भारत में आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी गई। आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली का मतलब ये है कि एक मॉडर्न जमाने में शासन कैसे किया जाए, कैसे प्रशासन को संभाला जाए, कैसे प्रशासन को काम करना है, उसकी नींव रखी गई। ठीक है, आगे है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो गई। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी मानसिकता थी कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए और शासन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेज चलान थे भैया, और अंग्रेज चालाकी में उन्होंने फूट डाला और राज करा, इसीलिए अंग्रेज 200 सालों तक भारत में जो है भारत को गुलाम बना रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतना सालों तक गुलाम बनाने का रीजन क्या था, फूट डालो और राज करो, ये शासन चलता रहा उनका और ये नीति जो है अपना, जिससे राष्ट्रीय जो एकता थी वो कमजोर पड़ गई। सब लोग आपस में ही लड़ने लगे तो फिर आजादी कैसे मिलती। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की भावना बढ़ी और 1947 में भारत को आजादी मिली। धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया चलती रही तो जब सर से ऊपर पानी जाने लगा तो भारत के लोगों ने सोचा भाई कि अब देश को आजादी दिलानी है। इसके बाद जो है 1947 में देश आजाद हो गया और स्वतंत्रता संग्राम जो है यहाँ पे आगे बढ़ा, उसके बाद जो है भारत को आजादी मिली। ठीक है, इसमें निष्कर्ष ले सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि उसने आधुनिक शिक्षा, संचार और प्रशासनिक सुधार भी लाए हैं। कहने का मतलब है कि कुछ आया भी है तो कुछ गया भी है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साक्षात्कार पद्धति क्या है, उसके लाभ के बारे में बताना है। साक्षात्कार आप जानते हैं, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, यानी आपने वाइवा दिया होगा, जैसे भूगोल में, ज्योग्राफी में वाइवा होता है, सॉरी हाँ वही भूगोल ज्योग्राफी, और होम साइंस में वाइवा होता है। तो जो उसमें वाइवा होता है, यानी जब एग्जामिनर आपसे सवाल करता है तो आप उसका जवाब देते हैं। तो जो एग्जामिनर सवाल करेगा, जो जवाब वो जो आपसे जवाब मांगता है, आप उससे जवाब देते हैं, तो इस प्रक्रिया को इंटरव्यू साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब कि आमने सामने बैठकर बातों को आदान प्रदान करना, जो पूछा जाए उसका जवाब देना। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पे देखिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एक डेटा संग्रह तकनीकी है। डेटा संग्रह तकनीकी का मतलब, अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देंगे। जब आप जवाब देंगे तो आपको एक डेटा मिलेगा, एक मतलब कोई आंकड़ा मिलेगा, और उस आंकड़े के आधार पे आप जानोगे कि सही है या गलत है। तो एक तकनीकी है जो इंटरव्यू द्वारा किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति से सीधे सवाल पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो जो आपने बताया वो क्या होगा, डेटा हो गया। वो डेटा मेरे पास आया और मैं अब बताऊंगा कि सही है या गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इसमें बताते हैं वो सीधे सवाल पूछकर जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से जो जानकारी सीधे प्राप्त की जाती है उसे साक्षात्कार पद्धति कहा जाता है। आगे देखिए इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, इसके लाभ के बारे में लिखेंगे तो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है या किसी से आप पूछते हैं तो उससे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और विस्तृत जानकारी मिल जाती है।
प्रत्यक्ष बातचीत जो है बातचीत करने से उत्तरदाता यानी उत्तरदाता जो उत्तर देने वाला है उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को गहराई से समझा जा सकता है। जैसे आईएएस में इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आप जो है इसके बारे में जब जवाब देंगे तो आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को परखा जाता है, आपका जांच किया था, आपका रिसर्च किया था कि आप क्या सोचते हैं समाज के बारे में, देश के बारे में, इस पूरे परिवार के बारे में, अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है वो समझा जाता है इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है लचीला तरीका। लचीला तरीका का मतलब क्या है? लचीला तरीका का मतलब है प्रश्नों की स्थिति के अनुसार जो है, प्रश्नों की स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है और अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब कि जैसे कि एक प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न है, वो प्रश्न ऐसा है कि उसको टाला नहीं जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, उसको काटा नहीं जा सकता है। जैसे बोर्ड में जो प्रश्न आएगा आप उसे हटा नहीं सकते हैं, उसे काट नहीं सकते हैं, जो आया है वही उत्तर देना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड कुछ लिखना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू वाला क्या करता है, जो वाइवा होता है, जब साक्षात्कार होता है, तो उसमें प्रश्न जो पूछा गया है उसको बदला भी जा सकता है। अगर आंसर नहीं पता है तो उसके बदले दूसरा कोई सवाल पूछा जा सकता है, यानी लचीला होता है। लचीला का मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब ये कि भाई वो उसको हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन अगर कठोर हो जाए, जैसे छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा जब रहता है तो उस पौधे को आप किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, लेकिन जब पेड़ बन जाएगा तो चाह कर भी आप उसे मोड़ नहीं सकते हैं, वो कठोर हो जाएगा। लचीला है इसीलिए उसे आप किसी दिशा में मोड़ सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जो प्रश्न उसमें जो होते, जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न लचीले होते हैं, नहीं उसको अगर प्रश्न का उत्तर नहीं याद है तो आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो आपके बोर्ड पेपर में आएगा आप उसे चाहकर बदल नहीं सकते, क्योंकि वो कठोर होता है। कठोर का मतलब है कि वो उसे बदला नहीं जा सकता है, और लचीला का मतलब उसे बदला जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आपको आया होगा। आगे बात करते हैं गलतफहमी की संभावनाओं को कम करना, यानी जो गलतफहमी की संभावनाएं हैं उसको साक्षात्कार माध्यम से कम किया जा सकता है। यदि उत्तर स्पष्ट ना हो ये तो साक्षात्कारकर्ता तुरंत स्पष्टीकरण मांग सकता है। अगर आपसे कुछ पूछा गया, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप जो है या फिर जवाब देते हैं या स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं, तो जो साक्षात्कार जो पूछने वाले हैं, जो टीचर हैं, वो आपसे कुछ और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर पृथ्वी गोल है तो गोल कैसे है, और पृथ्वी गोल नहीं है तो फिर किस आकार में है? इस प्रकार से स्पष्टीकरण आपको देना है। ठीक है, आगे देखिए। व्यक्तिगत स्पर्श। व्यक्तिगत स्पर्श का मतलब क्या है, देखते हैं इसमें। यह पद्धति उत्तरदाता को अधिक सहज महसूस कराती है, जिससे सही जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत स्पर्श का मतलब यह है कि आपसे जो सवाल पूछता है आप उसके बारे में अधिक मतलब कि जानकारी आपसे सही तरीके से मिलती है और सही जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, अगर आप उसको सही जानकारी देंगे तो आपको वो एग्जाम में पास कर देगा, अगर गलत जानकारी देंगे तो पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि सही जानकारी उसके द्वारा मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण में सहायक। विश्लेषण में सहायक का मतलब क्या है? इसमें साक्षात्कार में जो है प्राप्त डेटा को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। यानी जो आपने उत्तर दिया है उस उत्तर का गुणात्मक, गुणात्मक मतलब क्या होता है? गुणात्मक मतलब कह सकते हैं कि उसके बारे में विश्लेषण करेंगे डिटेल में कि आपने जो बताया है सही है या गलत है। मात्रात्मक मतलब कि हाँ आपने जो बताया सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसके विश्लेषण कर सकते हैं, तुरंत बता देंगे कि भैया सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसका विश्लेषण किया जाता है। आगे देखिए निष्कर्ष में आप जो है इसमें लिख सकते हैं, निष्कर्ष में कि साक्षात्कार पद्धति समाजशास्त्रीय और व्यवसायिक शोध में अत्यधिक उपयोग होती है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिखेंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा और पूरा नंबर आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो छोटा सा एक फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उस आंसर को प्रेजेंट करें तो और बेहतरीन हो जाएगा, आपका आंसर और प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आएगा पेपर में तो लिखना है, नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ बनाकर आपको जरूर लिखना है। क्वेश्चन का आंसर जब नहीं आएगा तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जाति व्यवस्था के परिवर्तन के क्या कारण है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ये हमें समझना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहला है औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों ने कृषि छोड़कर उद्योगों में काम करना शुरू किया, जिससे जातिगत पेशों का महत्व कम हुआ। यानी जातिगत पेशों का महत्व का मतलब ये है, जैसे कुम्हार है, कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला काम करता है, लोहार का बेटा लोहार वाला काम करता है, या फिर
एक ब्राह्मण है तो पंडित, मतलब कि सारे पंडित तो कथा वगैरह नहीं करते हैं, शादी ब्याह नहीं कराते हैं, लेकिन कुछ लोग कराते हैं, तो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है वो जाति व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो शहरीकरण हो रहा है, जो औद्योगिकरण हो रहा है, इसके कारण लोग अपने पेशों को छोड़ रहे हैं, जो उनके काम है उसको छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नया काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण और शहरीकरण से जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लोहार है, लोहार का बेटा लोहार वाला ही काम करेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला ही काम करेगा, वो भी कुछ अपनी जिंदगी में नया कर सकता है और कर रहा है। इसका मतलब है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन यानी बदलाव हो रहा है। बदलाव का कारण क्या है? औद्योगिकरण और शहरीकरण, ठीक है। 2 पॉइंट ले सकते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसमें लिखेंगे शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का प्रभाव का मतलब यह है कि आधुनिक शिक्षा से लोगों की सोच बदली है और जाति आधारित भेदभाव कमजोर हुआ है। पहले छुआछूत चलती थी, आज बहुत कम हो चुका है छुआछूत। यहाँ पे देखा जाए तो समाज में ये छुआछूत प्रभाव कम कैसे हुआ? जब लोग शिक्षित हुए, शिक्षा का प्रभाव आया, और शिक्षा के प्रभाव से ही जाति व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जो शोषण होता था जाति व्यवस्था में, उच्च जाति निम्न जाति का शोषण करती थी, तो अब वो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। आगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को जाति से ऊपर उठने कर सोचने लगे हैं। यानी जो लोग जैसे कि पढ़ लिख लेते हैं तो भाई अब उनकी सोच ऊपर हो चुकी है, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, चाहे जिस जाति का हो, मैटर ये नहीं करता है। लेकिन जब अपनी जिंदगी में कोई बदलाव कर ले तो जाति व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट है संवैधानिक और कानूनी अधिकार। संवैधानिक और कानूनी अधिकार का मतलब कि 1950 में संविधान ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी अगर कोई आपके साथ जातिगत भेदभाव करता है तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। आगे इसमें लिख सकते हैं कि आरक्षण नीति के कारण पिछड़ी जातियों को समान अवसर मिले हैं ताकि सभी लोग समान हो सके, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे जो राजनीतिक जागरूकता है, इसकी भी जरूरत है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने से जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। यानी यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र में क्या है, सभी नागरिक को समान अधिकार मिलने हैं और इससे जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। यानी सभी जाति क्या है, बराबर हैं, और सभी लोग जो है, जब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ उसका नेगेटिव भी है, ठीक है। तो पिछड़ी जातियों ने राजनीति में भागीदारी बढ़ाई है धीरे धीरे। अब पिछड़ी जाति SC ST के लोग भी राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का मतलब ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, ऐसे महान लोगों ने जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन किए थे। दलित आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन ने जातिवाद को चुनौती दी है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि इन्होंने दलित आंदोलन सबसे बड़ा जो है एक मसीहा माने जाते हैं दलित आंदोलन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में लिखेंगे समाज में बदलाव के कारण जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। नहीं, जाति व्यवस्था अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, और लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए अधिक सामाजिक जागरूकता की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने है भारत में प्रमुख कृषक आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। किसान आंदोलन क्यों किए जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या होती है, कौन कौन से किसान आंदोलन किए गए हैं, उसके बारे में बताना है। तो एक तो आंदोलन देश की आजादी से पहले और एक आंदोलन देश की आजादी के बाद। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है देश की आजादी से पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे गांधी जी, महात्मा गांधी ने जो है इनके नेतृत्व में बिहार के चंपारण में किसानों ने नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। यानी अंग्रेज उस टाइम पे थे, तो उस वहां पे नील की खेती करने के लिए किसानों को जबरदस्ती मजबूर किया जाता था। जैसे मान लो ये जमीन है, जमीन के एक हिस्से पे उनको नील उगाना है और बाकी हिस्से पे उनको अनाज उगानी है, तो वहां पे नील उगाना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, और उसको सस्ते घटिया दाम पर खरीदते थे। यानी जितनी उनकी लागत लगती थी किसानों को, उससे भी कम दाम पे खरीदते थे। तो किसान वहां के परेशान हो गए, और परेशान होकर फिर गांधी जी से मिले, और गांधी जी वहां पे आए। इसके बाद जो है शुरुआत किए सबसे पहला उनका आंदोलन
चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। 1917 में जब ये आंदोलन ने शुरू किया तो गांधी जी की पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन मानी जाती है और इसी आंदोलन में गांधी जी को महात्मा कहा गया था और महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा वाले। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, क्योंकि एक महान आत्मा वाले ऐसे इंसान आए जो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं। तो एक महान आत्मा वाले इंसान को महात्मा कहा गया और फिर नाम पड़ा महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए। ये भारत का पहला सत्याग्रह था जिसने ब्रिटिश सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है नेक्स्ट बारदौली सत्याग्रह आंदोलन। बारदौली या बारडौली बात देखी है, बारदौली है यहाँ पे, ये दौली लिखा है। ठीक है, बारदौली। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो गुजरात में बारदौली में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन किया था और भूमि के पर जो टैक्स जो बढ़ोतरी थी उसके लिए आंदोलन किया गया था। तो ये भी जो है आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार जो है कर बढ़ोतरी वापस लेने की जो है मजबूर करना पड़ा और फिर वापस लेती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1928 में। और 1928 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उसमें किसानों पर जो कर लगाया गया था उसकी बढ़ोतरी की गई थी, उसको को जो है अंग्रेजों ने फिर दोबारा कम किया था। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है अगला आंदोलन है तेलंगाना किसान आंदोलन। 1946 1951 तक चला था इसमें। तो यहाँ पे देखिए कि तेलंगाना किसान आंदोलन, तेलंगाना किसान आंदोलन की अगर बात करें तो उसमें हैदराबाद के किसान ने जमींदारी प्रथा और अन्याय के खिलाफ जो है संघर्ष किया था। जमींदारी प्रथा में क्या होता था? जमींदारी प्रथा में जो जमींदार होता था गांव का, वो गांव के जमीन का मालिक होता था और पूरा जमीन उसके अंडर में आता था और किसान उस पर खेती करते थे और किसान खेती करने के बाद उसका कुछ हिस्सा जमींदार को देते थे और जमींदार उसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देता था। तो इस प्रकार से जमींदारी प्रथा बड़ी खतरनाक प्रथा थी क्योंकि किसान के पास चाहे पैदावारी हो या ना हो, किसान को लगान देना ही पड़ता था। लगान यानी अर्थात टैक्स। ठीक है, आगे देखिए। इसका प्रभाव ये हुआ कि स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। धीरे धीरे इतना जबरदस्त प्रभाव चला इसका कि जमींदारी प्रथा बहुत खतरनाक होते चली क्योंकि किसान उसमें प्रताड़ित हो रहे थे। चाहे आपका उत्पादन हो या ना हो, फिर भी आपको लगान देना है। इंसान कहां से देगा जब लगान ही जो कृषि में उत्पादन ही नहीं होगा तो लगान कहां से देगा? ठीक है, तो इसीलिए जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है नक्सलवादी आंदोलन 1967। अब देश की आजादी के बाद की कहानी की शुरुआत होती है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी में किसानों ने भूमि सुधारों और शोषण के खिलाफ जो है सशक्त संघर्ष किया। यह आंदोलन उग्र रूप ले लिया था और कई राज्यों में फैल गया था। नक्सलवादी आंदोलन यानी जो जनजाति के लोग होते हैं जो जंगलों के आसपास निवास करते हैं, उनकी जमीन को लेकर, उनकी भूमि सुधारों को लेकर जो है कई सारे आंदोलन किए थे उनके द्वारा और यह नक्सली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन की बात करें तो 1920-1921 की बात आ चुकी है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा और उत्तर भारत के किसानों ने विरोध किया था। 1920-21 की बात है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। और लंबी आंदोलन के बाद सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए थे। ठीक है, निष्कर्ष में इसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि भारत में जो कृषक है इसकी आंदोलन किसानों के अधिकार की रक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है सामाजिक सर्वेक्षण और उसके उद्देश्य के बारे में बताना है। पहले ये समझना कि सामाजिक सर्वेक्षण होता क्या है, फिर आपको समझना कि आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए सवाल समझने की कोशिश करिएगा, सवाल समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पूछा कि सामाजिक सर्वेक्षण यानी समाज में जो सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण में जांच करना। ठीक है, और जांच क्यों होता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। उससे पहले आपको समझना कि आखिर सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो पेपर में आप लिखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण रीड डाल के, उसके बारे में लिखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण ये सोशल सर्वे वह प्रक्रिया है एज अ प्रोसेस। यानी सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। किस चीज की? देखिए जिसमें समाज की स्थितियां, उनकी समस्याओं और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर कोई रिसर्च किया जाता है, कोई सर्वे किया जाता है, कोई जांच किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी स्थिति है
यानी समाज में क्या स्थिति है, समाज घट रहा है कि बढ़ रहा है, समाज की क्या विकास हो रही है उसके बारे में, समाज की क्या समस्याएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सब के अध्ययन को सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इसमें विभिन्न आंकड़ों और जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। तो अब जब सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा, जब जांच की जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां पे कितने गरीब हैं, कितने जो है अमीर हैं, कौन सी स्थिति उनकी है, कौन सी स्थिति नहीं है, किस पोजीशन पे समाज चल रहा है। तो इस प्रकार से जो जानकारी आपको इकट्ठा मतलब आप करेंगे, उसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाएगा कि सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से ही आपको यह आंकड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रक्रिया कहा गया है। आगे देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। समाज में कोई समस्या ना हो, उस समस्याओं को दूर करने के लिए जांच किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है, पेट में कोई दिक्कत है या फिर कोई अन्य दिक्कत है, तो आपका जांच कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जब आप जांच कराते हैं तो जांच के बाद आपका बीमारी का कारण पता चलता है, और जब कारण पता चल जाए तो डॉक्टर उसी कारण के अकॉर्डिंग दवा देता है, तो आसानी से वो चीज ठीक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से समाज में कौन सी बुराइयां उत्पन्न हुई है, कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्याओं को जांच किया जाता है, और जांच करने के बाद उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो उसी को सामाजिक समस्याओं को अध्ययन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे गरीबी, क्या कितनी गरीबी है समाज में, कितनी बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर क्या है, बाल श्रम कैसे है वहां पे, इन सब समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, और इनके बाद विश्लेषण करने के बाद उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्माण में सहायता। नीति निर्माण का सहायता करना, नीति मतलब नियम, नीति का मतलब होता है नियम। ठीक है, नियम, तो जो नियम बनाए जाते हैं, जो नियम निर्धारण किए जाते हैं, उसमें सहायता मतलब सरकार और संगठनों को योजना बनाने में मदद मिलती है। यानी जब सामाजिक सर्वेक्षण जांच हो जाएगी कि किस वर्ग में जो है, किस समाज में किस वर्ग के लोग हैं, अमीरी गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, उसी प्रकार से अपना बजट, अपना नियम, अपना जो है कोई भी नीति निर्धारण करती है सरकार। तो जांच करना, सामाजिक सर्वेक्षण करना जरूरी होता है, उसके आधार पर पता चलता है कि समाज की स्थिति क्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक प्रवृत्तियों की पहचान। सामाजिक प्रवृत्तियों की पहचान का मतलब यह होता है समाज में हो रहे जो बदलाव हैं उनको समझने के लिए उपयोगी बनाना होता है। यानी समाज में क्या प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या समाज की सोच है, कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, इन सब के बारे में जो है पहचान किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जनता की राय जानना। जनता की राय जानने का मतलब कि जब आप समाज में जाओगे, सर्वेक्षण करोगे, तो आपको राय मिलेगी, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे चुनावी सर्वेक्षण मिलेगा, जानकारी मिलेगी, उपभोक्ता सर्वेक्षण, उन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। अधिक लोगों से राय लेने पर उनका विश्लेषण किया था कि समाज में क्या स्थिति है, कैसे क्या पोजीशन वहां पे, उसके बारे में सब कुछ जो है डिसीजन लिया जाता है। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे, हेडिंग लिख देंगे, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए, याद मत करिए, अपने शब्दों में लिखिए। अगर समझ जाएंगे तो आपने शब्दों में बयां करेंगे, बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, एक काम करना है, काम ये है, इसको मैं पढ़ लेता हूं फिर मैं काम बताता हूं आपको। सामाजिक विकास को मापना। सामाजिक विकास को मापने का मतलब ये कि समाज के विकास और पिछड़ेपन का आकलन करना। आकलन करना, जांच करना होता है। ठीक है, और ताकि उसमें सुधार जो है लाया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, समाज का विकास कैसे हो रहा है, पिछड़ेपन का आंकड़न, कितने समाज में कितने लोग पिछड़ेपन में रहते हैं, क्या समाज की स्थिति है, इन सब के बारे में जांच किया जाता है, ताकि समाज को विकसित बनाया जा सके। समाज विकसित होगा तो देश विकसित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन काम है वो ध्यान रखिएगा, जब ऐसे पॉइंट में आप लिखिएगा तो पॉइंट में ना लिख के आप इसको जो है ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए। ठीक है, ऐसी डायग्राम बना लीजिए, और इसके बाद जो है उसको डायग्राम बनाने के बाद फिर एक एक पॉइंट करके लिखिए, तो देखिए बढ़िया नंबर मिलेगा। फ्लो चार्ट, डायग्राम, इनका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ताकि जो है एग्जामिनर का प्रभाव पड़े और आपका आंसर थोड़ा अलग दिखे। सब वही लिख रहे हैं और सब वही लिखेंगे तो सबको नंबर वैसे मिलेगा जैसे सबको मिल रहा है। आप कुछ अलग करेंगे तो कुछ अलग नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, वही बात आपको ध्यान में रखना है। निष्कर्ष में 2 पॉइंट ले सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण से हमें समाज की वास्तविकता और स्थिति को समझने और उसको सुधारने में मदद मिलती है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय ग्रामीण पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है
भारतीय का भारत में, उसमें हरित क्रांति के आने से क्या प्रभाव पड़ा ये समझना है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद क्या होता है, उसके प्रभाव के बारे में ये समझना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से आपको लिखना है। नेक्स्ट इसमें है दिव्यांगों से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 15 नंबर क्वेश्चन ये है संस्कृति की अवधारणा यानी सांस्कृतिकरण की अवधारणा और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए फटाफट इनको भी रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले परिचय लिखेंगे, पहले थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई एक क्रांतिकारी पहल थी। जैसे इसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, अच्छी कीटनाशक सिंचाई सुविधा और मशीनों का यानी तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग करके उत्पादन के स्तर को बढ़ाना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जब उत्पादन बढ़ गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा उन ग्रामीण समाज पर, ये हमें समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रभाव के। तो हेडिंग डाल देंगे हरित क्रांति के प्रभाव। अब देखिए जैसे हेडिंग बढ़ गया ना, अब इसको आप बीच में लिखिए, जो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप बीच में यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से जो है यहाँ पे ऐसे जो है यहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप अपना डायग्राम बना लीजिए, इस प्रकार से जैसा आपको उचित लगे बना के, और उसके बारे में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट लिख दीजिए। और उसके बाद लिखने के बाद जो है आप उसको अब यहाँ पे हेडिंग डालिए पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट अब लिखना शुरुआत करिए। तो जो आप वहां पे चार्ट बनाए थे ना, उस चार्ट पर आपको नंबर मिलेगा और आपका प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर का वहां पे कि आपने कुछ अलग किया है। ठीक है, तो उसको जरूर करिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं आर्थिक प्रभाव में। तो देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि, पहला पॉइंट ये है कि आर्थिक उत्पादन जब बढ़ा वहां पे, मतलब आर्थिक प्रभाव में कृषि उत्पादन बढ़ने से गेहूं धान की उपज में कई गुना वृद्धि हो गई। भाई सिंपल सी बात है, अच्छे अच्छे किस्म का जब बीजों का प्रयोग किया जाएगा, अच्छी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, अच्छी उर्वरक खाद सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। अगर खाना बना रहे हैं तो खाने में जब अच्छा सामान मिलाएंगे तो अच्छा स्वाद आएगा, घटिया सामान मिलाएंगे तो भाई घटिया स्वाद आएगा। सिंपल सी बात ये है। तो जो अच्छी से उत्पादन करनी है, नहीं अधिक उत्पादन करना है, तो अच्छे से अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है उत्पादन बढ़िया होगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है किसानों की आय में वृद्धि। तो पहली हेडिंग बना लेंगे इसमें, यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्या गेहूं और धान की उपज में कई गुना वृद्धि हो गई, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा किसानों की आय में वृद्धि। सिंपल सी बात है, जब किसानों ने फसल को बोया यानी गेहूं धान को उगाया, तो जब अधिक वृद्धि हो गई तो अधिक वृद्धि होने से किसान उसको बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर उनको क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि हो गई। बड़े किसानों को ज्यादा इसमें लाभ मिला था, छोटे किसान थोड़ा कम लाभ पाए थे। नेक्स्ट है नए उद्योग का विकास हुआ, उर्वरक, ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरणों का उत्पादन बढ़ा, जिससे अन्य जो उद्योग है वो विकसित हुए और धीरे धीरे समाज को भी कहीं कहीं उसको फायदा मिला। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में लिखेंगे ग्रामीण जीवन शैली में बदलाव आया, जैसे आधुनिक तकनीकी के उपयोग से किसानों की सोच में परिवर्तन आया। यानी जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों ने सोचा भाई यार इस चीज को उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब ये जो टेक्निक है ये अच्छा है, इसको उपयोग करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को जो है उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है सिर्फ अमीर अमीर ना हो, गरीब भी अमीर की श्रेणी में आए, ताकि समानता दिखाई दे समाज में। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है आप इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक असमानता बढ़ी। सामाजिक असमानता का मतलब अमीर गरीब किसान के बीच आर्थिक अंतर बढ़ गया, यानी अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जिनके पास अच्छी सुविधा थी वही अच्छी खाद, अच्छी सिंचाई, अच्छी बीज, अच्छी उर्वरक, अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल कर पाए। जो गरीब थे वो बेचारे कहां से कर पाएंगे, तो गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए महिलाओं की भागीदारी घटी। महिलाओं की भागीदारी घटने का मतलब है कि मशीनों के उपयोग से महिलाओं के पारंपरिक भूमिकाएं जो है कम हो गई थी। कृषि में ज्यादातर महिलाएं भी काम करती थी, तो जब मशीनों का उपयोग होने लगा तो महिलाओं का योगदान घट गया, तो ये भी इसमें जो है उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव का मतलब की है भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो घटने लगी। क्यों, क्योंकि उसमें जब रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और इसके बाद जो है
जैसे कि मृदा प्रदूषण, इन सब समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। जल संकट बढ़ गया क्योंकि अधिक से अधिक सिंचाई की गई तो जल संकट भी उत्पन्न हो गया। तो अधिक से अधिक सिंचाई के कारण जो भूजल है, जो हम नल से पानी निकालते हैं, उसका स्तर कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका समस्या भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। निष्कर्ष में दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे एक पॉइंट कि हरित क्रांति ने भारत के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिले थे। इस प्रकार से लिख देंगे, बेहतरीन नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे तो अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद क्या है और इसके प्रभावों के बारे में बताना है। तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है। भारत 200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम था, जिससे उपनिवेशवाद का शिकार जो है रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। अब बात करते हैं उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या होता है, तो आर्थिक प्रभाव यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आर्थिक प्रभाव में क्या लिखेंगे, स्थानीय उद्योगों का विनाश। स्थानीय उद्योग का क्या हो गया, विनाश हो गया। जैसे भारतीय कपड़ा जो था, जो लोग अपना कुटीर उद्योग करते थे, सूती वस्त्र वाला, वो सब जो है उसका ह्रास हो गया, यानी ह्रास मतलब कम हो गया। और फिर जो कारीगर थे वो बर्बाद हो गए, कोई दूसरा काम लोग सीखने लगे। ठीक है, नेक्स्ट कृषि का व्यवसायीकरण हो चुका था, और जो कृषि था उसको खत्म करके लोग व्यवसाय करना शुरू कर दिए थे। किसानों को नील और नकदी फसलों की ज्यादा मजबूर किया जा रहा था। नकदी का मतलब होता है जो व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि चाय, कपास, गन्ना और जो है रबड़, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं जो व्यवसाय के लिए किया जाता है। ठीक है, नए कर प्रणाली लागू होना, जमींदारी प्रथा लागू होने से किसानों को शोषण और बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है सामाजिक जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सामाजिक प्रभाव में लिखेंगे यहाँ पे शिक्षा में बदलाव। शिक्षा में बदलाव का मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर लागू हुई, जिससे आधुनिक सोच विकसित हुई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार फटाफट रिवीजन करना है। ठीक है, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना, यानी अंग्रेजों ने फूट डाला और राज करो की नीति अपनाई, जिससे वो 200 सालों तक लगभग शासन किए थे। वहीं बात करें राजनीतिक प्रभाव में, तो उसमें लिखेंगे राष्ट्र का उदय। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम शुरू होता है, और संविधान और प्रशासन का विकास, यानी ब्रिटिश कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को स्वतंत्र भारत ने अपनाया, और फिर इसके बाद एक नई जो है प्रभाव देखने को मिलती है। इसमें जो है आप यहाँ पे निष्कर्ष मिल सकते हैं कि उपनिवेशवाद भारत के आर्थिक रूप से कमजोर किया है, लेकिन इसने आधुनिक शिक्षा और जो है प्रशासन सुधार भी लाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, दिव्यांग की परिभाषा बताइए, उनकी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दिव्यांग क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, फिर उसकी समस्या क्या है ये हमें समझना है। तो दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग। ठीक है, जो अपाहिज होते हैं उन्हें विकलांग कहा जाता है। दिव्यांग वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें शारीरिक, मानसिक या दृष्टि या श्रवण, निर्दिष्ट मतलब दिखाई देना, श्रवण मतलब सुनाई देना, अन्य प्रकार के असमर्थता मतलब उनको ना तो दिखाई दे रहा है ना तो सुनाई दे रहा है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए, जो गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े होते हैं, इनको ऐसे ना बुलाकर, जैसे मान लो किसी को लूला, लंगड़ा या फिर बहरा, काना, अंधा, ऐसे ना बुलाकर उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। सम्मान पूर्वक दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत कहा जाता है, जिसका एक दैनिक जो है जीवन प्रभावित होता है। तो उन्हें ये सब ना कहकर उन्हें दिव्यांग कहा जाता है, ताकि उनको सम्मान पूर्वक बुलाया जा सके। ठीक है, अब इनकी क्या क्या समस्याएं हैं आप खुद महसूस करें। जिनकी आंखें नहीं है, क्या उनकी समस्याएं नहीं है? बहुत समस्याएं। जिनको सुनाई नहीं देता है, जो लूले हैं, लंगड़े हैं, उनको उनकी कितनी समस्याएं हैं? तो देखिए, सामाजिक समस्या, पहला समस्या क्या है? सामाजिक समस्या। इसमें लिखेंगे भेदभाव और उपेक्षा। भेदभाव और उपेक्षा का मतलब समाज में दिव्यांगों का अक्सर जो है कमतर समझा जाता है, मतलब कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसा समझा जाता है। शिक्षा की कठिनाई में समुचित संसाधनों और विशेष जो शिक्षक होते हैं उनकी कमी के कारण में शिक्षा में बाधा होती है। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या में देखिए, उसमें रोजगार के अवसरों में कमी दिखाई देती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत कम कंपनियां हैं दिव्यांगों को नौकरी देने की इच्छुक होती है, क्योंकि वो जानते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे तो उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो समस्या है भैया, आर्थिक है। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्या। मतलब ये कि दिव्यांग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कमाने की कठिनाई को महसूस करता है, और आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपना खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, क्योंकि समाज में उनका एक तरह से देखा जाए तो वो समानता का अवसर नहीं मिल पाता है उनको। ठीक है, आगे इसमें भौतिक समस्याएं। भौतिक समस्या का मतलब क्या?
परिवार में कठिनाई, सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में उनको ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है? ये भी ध्यान में नहीं रखा जाता, सॉरी, ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगर कोई मान लो लूला लंगड़ा या फिर अंधा आ गया तो उसको सहारा दे देना, ऐसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, मतलब कि दिव्यांगों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं जो है अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन को ऐसे बिताते जैसे लग रहा है कि वो बस उनका लाइफ बस चल रहा है, कट रहा है, ठीक है? आगे इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें निष्कर्ष ले सकते हैं कि दिव्यांगों की समस्या को हल करने के लिए समावेशी नीतियां का मतलब होता है कि जो सही है उनके लिए भी नियम वही होना चाहिए और जो विकलांग है उनके लिए भी नियम वही होना चाहिए। जागरूकता और बुनियादी ढांचों में सुधार की आवश्यकता है, ठीक है? आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताना है। माल्थस ने एक जनसंख्या सिद्धांत दिया है, उसके बारे में समझना है। तो देखिए थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जो है 1798 में एक जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जनसंख्या वृद्धि और खाद्य पूर्ति के बीच असंतुलन समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, जिसे माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है? एक नंबर का सवाल पूछ लेता कि माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत कब दिया था, जवाब होगा 1798 में, ठीक है? अब इसमें सिद्धांत में क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जनसंख्या जो वृद्धि दर है, ठीक है, वो जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र गति से गुणात्मक बढ़ रही है, जैसे जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन जो खाद्यान्न है वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रही है, अर्थात 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन जो खाद्यान्न है यानी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनके खाने के लिए जो भोजन सामग्री है, खाद्य पूर्ति जो है वो अंकगणितीय अनुपात में बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रहा है। आप सोचिए, महसूस करके देख सकते हैं कि अगर जनसंख्या ऐसी रफ्तार से दुगनी रफ्तार से बढ़ती रही और खाद्यान्न जो है अगर ऐसे बढ़ता रहा तो क्या खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा या नहीं? बिल्कुल उत्पन्न होगा भैया, सिंपल सी बात है। अगर मान लो 1000 लोग बफर सिस्टम में आएंगे और 500 लोगों का खाना बना है तो क्या खाद्य संकट उत्पन्न नहीं होगा? 100% उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी का मतलब कि अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो संसाधनों की कमी होगी, इससे भुखमरी, बीमारी और जैसी संघर्ष उत्पन्न हो जाएंगी। वही मैंने आपको बताया ना कि अगर 1000 मान लो बफर सिस्टम में आ गए और 500 लोग की व्यवस्था है तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है? आगे इसमें दोस्तों लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय का मतलब ये है कि सकारात्मक उपाय, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी, अकाल जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। इसमें देखा जाए जैसे कभी अप्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब आते हैं तो उसमें जो है जनसंख्या जो है प्राकृतिक रूप से नियंत्रित होती है, ठीक है? आगे इसमें बात करें नैतिक उपाय, परिवार नियोजन, विवाह में देरी, आत्मसंयन और जनसंख्या नियंत्रण, ये सब जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, इस प्रकार से, और 5 साल की कम से कम एक बच्चे की गैपिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। लेकिन हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 5 लोग अपनाते हैं तो ये परिवार नियोजन नहीं है भैया, ये परिवार नियोजन नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि आप अपने मन से जो है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो माल्थस की सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं निकला, क्योंकि कृषि और जो औद्योगिक प्रगति है उसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। तो उनमें कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। अगर आप कितना भी अच्छा लिख कर आए, कितना भी अच्छा आप करके आएंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग पे ना आए पूरा नंबर देने के लिए, तो कुछ ना कुछ आलोचना तो कर ही देते हैं लोग, ठीक है? निष्कर्ष में आप यहाँ पे ले सकते हैं कि माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या और संसाधन के बीच संबंधों को समझने में सहायक रहा है, लेकिन तकनीकी विकास में इसकी भविष्यवाणी गलत साबित कर दी गई। इसीलिए यह सिद्धांत आगे जाकर आलोचना भी इसकी होती है, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा और इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना कि सांस्कृतिकरण आखिर होता क्या है। तो देखिए सांस्कृतिकरण मतलब सांस्कृतिकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें निम्न वर्ग लोग जो है उच्च वर्ग के परंपराओं को, रीति रिवाजों और उनकी जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करते हैं। यह अवधारणा समाजशास्त्री डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवास ने दिया था, ठीक है? आगे देखिए इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं हम लोग।
तो संस्कृतिकरण की विशेषता क्या है? पहला है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता का मतलब ये है कि समाज में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात निम्न जातियां जो होती हैं उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाकर समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, जिससे समाज में बदलाव आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को अपनाना। धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को अपनाने का मतलब ये है कि इसमें ब्राह्मणवादी परंपराएं, पूजा पद्धति, खान पान, आचरण आदि की नकल की जाती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं सिंपल भाषा में भैया कि उच्च जाति का जो उच्च जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति इनका जो है अनुकरण करती है, इनको फॉलो करती है और इनके जो भी पद्धति होती है, जो नियम होते हैं, उनको अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए, पेशे में बदलाव। पेशे में बदलाव का मतलब जो रोजगार है, जैसे मान लीजिए कुम्हार का बेटा कुम्हार वाला काम करता है, लोहार का बेटा लोहार वाला काम करता है। इस प्रकार के जो पेशे हैं, उन पेशों में जातिगत व्यवसाय को छोड़कर नए व्यवसाय लोग अपना रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा में प्रभाव। शिक्षा में प्रभाव का मतलब है कि शिक्षित वर्ग तेजी से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाता है और जो शिक्षित वर्ग होते हैं वो नए नए बदलाव भी अपने जीवन में लाते हैं। ठीक है, आगे हमें सांस्कृतिक प्रभाव में लिखेंगे कि सामाजिक समानता बढ़ती है क्योंकि निम्न जातियां भी उच्च जातियां जैसा जीवन शैली अपनाने का प्रयास करती हैं। संस्कृति में बदलाव आता है और नए नए रीति रिवाज विकसित होते हैं। ठीक है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। निष्कर्ष में 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि संस्कृतिकरण भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारक रहा है जो जातिगत भेदभाव को कमजोर करने में मदद करता है। संस्कृतिकरण एक अच्छी चीज है जो समाज में बदलाव लाता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, सिंपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस आप यही तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा। संस्कृतिकरण विविधता का अर्थ क्या है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। इसके दोषों को दूर करने का उपाय सुझाइए। या फिर पूछ लेगा कि परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार के विभिन्न जो प्रकार है उनके बारे में बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनकी भी शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं महामैराथन क्लास में। बस आप यही तैयार कर लीजिए दोस्तों, आपके पेपर में यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे महिला आंदोलन और भारत में इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो सबसे पहला महिला आंदोलन हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, महिला आंदोलन, वुमेन्स जो है मूवमेंट, यहाँ बात करें, वह सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष है जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और उनकी रक्षा करना, उनको समानता प्रदान करना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, ये महिला आंदोलन का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, देखिए महिलाओं के साथ शोषण होता है और उस शोषण को खत्म करने के लिए, समानता का अधिकार देने के लिए, लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए महिला आंदोलन करती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं हमको पढ़ना है, समझना है। तो देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन, पहला विशेषता ये सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में चला था। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फूले और सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर आंदोलन चलाए गए थे इनके द्वारा। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन समाप्त करना, यानी 1829 में 1829 में जो है सती प्रथा का उन्मूलन यानी समाप्त कर दिया गया था और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो जो 1829 है इसमें सती प्रथा यानी जो पति जो जिसकी पति की डेथ हो जाती थी उस पत्नी को जिंदा उसकी जो चिता पर जला दिया जाता था, ये सती प्रथा था। तो कितनी घटिया प्रथा थी सती प्रथा। उसके बाद जो है अगर किसी जो है पत्नी का मतलब किसी पत्नी का अगर पति की डेथ हो जाती थी तो उसको पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है कानून पारित किया गया और फिर इसके तहत जो है विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं समाज में इसको सुधार करने के लिए ऐसे आंदोलन किए गए थे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत में जो है महिलाओं की भागीदारी 20वीं शताब्दी की बात करें तो देखिए इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं ने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, अरुणा आसफ अली और जैसे महिलाओं ने नेतृत्व किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके सामने अगला पॉइंट है नारी आंदोलन 1970 के बाद। 1970 के बाद देखें तो महिलाओं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, संपत्ति के अधिकार के लिए और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाए गए, जिससे बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधित कर महिलाओं को भी संपत्ति का समान अधिकार दिया गया, यानी महिलाएं भी अब संपत्ति का अधिकार जो है उनको मिलने लगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है समकालीन महिला आंदोलन। दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, समान वेतन के लिए आंदोलन किए गए। यानी समकालीन महिलाओं का मतलब आंदोलन का मतलब ये है कि समाज में दहेज प्रथा जैसी जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, इनको खत्म करना, यौन शोषण जो है इसको जो है इसके संरक्षण करना महिलाओं का, और समान वेतन मिलना चाहिए, कोई किसी को भेदभाव नहीं, उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। 2013 की बात है, यौन शोषण की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था, जिसे जो है आंदोलन महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की थी, इसे मी टू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में आप यहाँ पे लिखेंगे कि महिला आंदोलन ने भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं या भूमिका निभाई है, लेकिन अभी तक लैंगिक समानता का संघर्ष देखने को नहीं मिला है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो आइए बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले पंचायती राज क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। क्या है ये? ग्रामीण क्षेत्रों की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें स्थानीय सरकार लोगों की भागीदारी से शासन चलाता है। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। ठीक है, 3 स्तर हैं। पहला जो स्तर है, पहला स्तर वो है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। दूसरा जो स्तर है वो होता है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा जो स्तर होता है वो होता है जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं, और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है ग्राम प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत जो होते हैं, जिन्हें बीडीसी कहा जाता है, वो अपने ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं, और जिला पंचायत जो होते हैं उनके सदस्य जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस प्रक्रिया को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, और इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 स्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बात करें तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए इसमें आप विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। देखिए त्रिस्तरीय संरचना, इसे त्रिस्तरीय संरचना कहा जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत, जिसे पंचायत समिति या फिर क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं, या फिर जिला परिषद या फिर जिला स्तर या जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। तो जो ग्राम पंचायत होता है वो गांव स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला जो पंचायत होते हैं वो जिला स्तर पर होता है। कहने का मतलब होता है कि जिले का मालिक जिला अध्यक्ष होता है, और ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख जो है ब्लॉक का पूरा होता है, देखरेख करता है। ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव का देखरेख करता है, इसीलिए इसे त्रिस्तरीय संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। 73वें संविधान संशोधन में कुछ यहाँ पे बात कही गई है। 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा मिला था, यानी इसको पूरी तरह से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज चुनाव जो है अनिवार्य कर दिया गया, यानी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव अच्छे तरीके से करा जाए, इसके लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, या इसके कारण बताइए, या इसकी विशेषताएं बताइए, तब भी आंसर यही होगा। मैं बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पलट देगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में जो है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, उत्तर यही होगा, बस क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है वित्तीय सशक्तिकरण। वित्तीय सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि पंचायतों को कर, शुल्क और सरकारी अनुदान के जरिए आय प्राप्त करने का शक्ति दी गई है। यानी जो पंचायत स्तर पे जो कर है, जो टैक्स वगैरह है, जो शुल्क है, सरकारी जो अनुदान दिया जाता है, वो सब इन्हीं को जो है इनके हाथ में सौंपा गया है। क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या फिर ग्राम पंचायत हो, इनको सौंपा गया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ग्राम सभा शक्ति के बारे में। तो ग्रामीण लोग ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत को जो है जो फैसले होते हैं उसमें भाग लेते हैं, जिसमें मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट इसमें निष्कर्ष में ले सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत किया है, लेकिन अभी भी इसे प्रभावी बनाना जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है
सांस्कृतिक विविधता और उसका जो है प्रभाव बताना है। तो सांस्कृतिक विविधता क्या होती है और भारत में इसका क्या प्रभाव है, ये हमें समझना है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि सांस्कृतिक विविधता होती क्या है। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक विविधता का मतलब कि इसका अर्थ होता है विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को सह अस्तित्व। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो भारत हमारा देश है, इस देश में जो है कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है और अपनी संस्कृति को लोग अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जब एक साथ कई धर्म, रीति रिवाज, भाषाओं का सम्मिलित हो तो उसे सांस्कृतिक विविधता के नाम से जाना जाता है। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, और किसकी भिन्नता है? संस्कृति, यानी संस्कृति की भिन्नता देखने को मिलती है। तो भारत जैसे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और अपनी उनकी धर्म की अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी भाषा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, कुछ अपने परंपराएं होती हैं, और एक साथ जब पूरी प्रक्रिया को अध्ययन करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो उसे हम सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे समझ गए होंगे, तो बात करते हैं भारत में सांस्कृतिक रूप से विविधता क्यों है, क्या रीजन है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, भाषाई विविधता की बात करें, पहला भाषा के आधार पे भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 1600 अधिक बोलियां बोली जाती हैं। यानी हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो जवाब होगा 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, उर्दू, तेलुगु आदि भाषाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आप उसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हमें और देखने को मिलता है धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता का मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म के अनुयायी भारत में रहते हैं। इसी कारण यहाँ पे हमें विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि अपनी धर्म की अपनी संस्कृति उनकी होती है। नेक्स्ट है जातीय और क्षेत्रीय विविधता। जातीय और क्षेत्रीय विविधता का मतलब ये है कि भारत में विभिन्न जातियां भी रहती हैं और जनजातियों की अनूठी जो है उनकी संस्कृति होती है। लोग अपने अपने तरीके से अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, उसको मनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे है त्योहारों और परंपराओं की विविधता। भाई सिंपल सी बात है, जब अलग अलग धर्म होंगे तो अपना उनका अलग त्योहार भी होगा। जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु पर्व है और पोंगल जैसे त्योहार भारत की संस्कृति विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं, आगे पॉइंट है यहाँ पे। निष्कर्ष में ले सकते हैं कि इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता को विश्व में एक अनूठा है, क्योंकि यहाँ पे समृद्ध देश बनाती है और अनेकता में एकता की भावना को प्रबल बनाती है। ठीक है, इसके बारे में आज से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन है नगरीकरण क्या होता है, इसके अर्थ, गुण, समस्या, समाधान के बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझना कि नगरीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नगरीकरण हेडिंग डाल देंगे और इसके बारे में लिखेंगे। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहर की जनसंख्या बढ़ती है और इसे नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि जब गांव के लोग कहाँ चले जाएं, शहर में चले जाएं, तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, नगरीकरण से कहा जाता है। ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट बना देंगे तभी एग्जामिनर समझ जाए कि आपने कुछ अपनी कॉपी में अलग किया है। ठीक है, आगे देखिए। अब नगरीकरण का लाभ क्या है, इसके लाभ या गुण बताएं। तो यहाँ पे अगर इसकी विशेषता पूछेगा तब भी आंसर यही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास की बात करें तो ये बड़े शहरों के आर्थिक गतिविधियों को केंद्र होते हैं। यानी यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो सिंपल सी बात है, लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे, वहां पे रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जिससे व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र विकास हुआ है और लोग वहां पे सुविधा मिलती है, लोग इसीलिए जाते हैं शहर में। ठीक है, अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, इसीलिए वहां पे लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे बेहतर बुनियादी सुविधा। बेहतर बुनियादी सुविधा का मतलब क्या है? शहरों में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवहन के साधन और संचार सुविधाएं अधिक विकसित होती हैं, इसीलिए लोग वहां जाना पसंद करते हैं। वहां जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। यानी जीवन स्तर का मतलब है कि सारे सुख सुविधाएं जो है वहां आसानी से मिल जाती हैं। तो आप समझ जाओगे तो अपनी भाषा में ही आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए तकनीकी और औद्योगिक विकास। इसका मतलब है नगरीकरण वैज्ञानिक नवाचार और औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है।
डिजिटल स्मार्ट सिटी परियोजना विकसित होती है। यानी जब नगरीकरण होता है तो उससे नई-नई तकनीकी विकसित होती है और औद्योगिकरण का विकास होता है, जिससे पूरक पूर्व समाज औद्योगिक समाज के अंतर्गत आ जाता है और लोगों को सुख सुविधाएँ आसानी से वहाँ पे मिल जाती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, यानी विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान होती है। गाँव में अपना एक अलग कस्बा होता है, अपना अलग पूर्वा होता है। इस जाति के लोग उस कस्बे में, उस जाति के लोग उस कस्बे में, जाति भी अलग-अलग पूर्व में बटी होती है। लेकिन समाज जब यही समाज शहर में चली जाती है, तो शहर में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है, सब लोग मिक्स रहते हैं उसी में। और जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब उसी में आपस में रहते हैं और जिसका जो त्योहार होता है अपना मनाते हैं और दूसरे को शेयर करते हैं और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे संस्कृति का आदान-प्रदान होता है। हिंदू मुस्लिम का मनाता है, मुस्लिम हिंदू का मनाते हैं, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में मनाते हैं, तो इससे आदान-प्रदान होता है अपनी-अपनी संस्कृतियों का, ठीक है? आगे है महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार में भी वृद्धि होती है, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। अब इसके कुछ दोष भी हैं, ठीक है? इसके कुछ दोष भी हैं, क्या दोष हैं? आवास की समस्या और झुग्गियाँ, मतलब कि शहरों में क्या होता है जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे झुग्गी-झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगते हैं और फिर इसके बाद जो है अपना जीवन यापन उसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे आवास की समस्या और झुग्गी-झोपड़ियों की समस्या वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बेरोज़गारी और गरीबी भी देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, कितने लोग को रोज़गार मिलेगा, ठीक है? इसमें जो श्रमिक वर्ग हैं वो अस्थायी रूप से कम वेतन वाली नौकरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब समस्याएँ हैं इसकी जो है दोष है। नेक्स्ट है यातायात प्रदूषण। सिंपल सी बात है, बस शहर में जब लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ेगा और जब प्रदूषण बढ़ेगा तो लोगों को भी नुकसान करेंगे। इसका मतलब ये है कि वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है और जिसके कारण जो है लोग प्रभावित होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपराध और सामाजिक असुरक्षा। अपराध और सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि भीड़-भाड़ शहरों में चोरी, लूट-पाट, हिंसा, साइबर अपराध आदि बढ़ते हैं। आज के दिन में साइबर क्राइम और जो है हो रहा है। फ़ोन करके आपको बताएँगे, आपका डिटेल बताएँगे और फिर उल्टा-सीधा बोलेंगे, गाली भी देंगे कि हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो उल्टा-सीधा थाने से बोल रहे हैं और लोग उसी में परेशान हो जाते हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा फ़ोन आता है, तो आप उसे रिसीव ना करें, अगर रिसीव कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि अगर कोई गाली देता है, तो आप उसे भी उल्टा उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं, ठीक है? सामाजिक तनाव और असमानता की समस्या, सामाजिक तनाव, असमानता भी वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन मतलब अगर आगे लिखेंगे, नगरीकरण की समस्याओं का समाधान क्या है? समस्या तो है, समाधान क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को अगर विकास किया जाए, वहाँ पे ही रोज़गार लोगों को मिले, तो शायद नगरीकरण की समस्या खत्म की जा सकती है, ठीक है? आगे है आधारभूत ढाँचों का विकास, यानी जो आधारभूत ढाँचे हैं, अगर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल जाए, तो लोग गाँव से शहर की तरफ प्लान नहीं करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली, स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, जिससे जो है उस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को जो है कम किया जा सके। कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण की बेहतर नीतियाँ बनानी चाहिए, जिससे भी जो कचरे जो इधर बिखरे पड़े रहते हैं, उनका जो है समाधान किया जा सके। रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध कराना, जो शहरी क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोज़गार मिल जाए, ताकि जो है शहरों में भीड़ ना बढ़े और समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है? ऐसे इसके बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे निष्कर्ष के बारे में। नगरीकरण आधुनिक विकास की पहचान है, लेकिन इसके साथ आने वाली समस्याएँ समाधान करना आवश्यक है। संतुलित शहरीकरण देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को सुनिश्चित की जा सकती है। कहने का मतलब कि अगर शहरीकरण इस तरह से बढ़ता रहा, तो आगे समस्याएँ भी होंगी। अगर उस समस्या को समाधान नहीं किया गया, तो आगे और विकराल रूप ले सकता है। इसके बारे में निष्कर्ष ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परिवार क्या होता है? परिवार की परिभाषा बतानी है और परिवार के प्रकार बताने हैं। दोस्तों, जितने क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा और जब आएगा तो आपको एहसास होगा कि काश पढ़ लिया होता। ठीक है, आगे देखिए, परिवार किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। परिवार, फैमिली, समाज की एक मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है, जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य होते हैं। रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, गोद लेने का अधिकार, ये सब जो है परिवार से संबंधित होते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए
तो जो परिवार होता है जिसमें आपके माता पिता होते हैं, ठीक है, जिसमें माँ बाप होते हैं और उनके अविवाहित जो बच्चे होते हैं उन्हीं को परिवार कहा जाता है। तो छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे यहाँ पे लिख दीजिए और फिर इसके बाद जो उस प्रक्रिया मतलब उसको उस पूरे समूह को परिवार कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे, इसके प्रकार क्या है। तो प्रकार में लिखेंगे संरचना, और संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार, यानी संरचना का मतलब बनावट, जैसे कि एकल परिवार होता है। ठीक है, इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इसे आधुनिक समाज में अधिक प्रचलित है, यानी जब लोग गांव से शहर में जाते हैं तो एकल परिवार जाता है, और एकल परिवार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे शहरों में रहने वाले युवा दंपति अपने माता पिता से अलग रहकर एक एकल परिवार में रहते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे संयुक्त परिवार। जो संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली की बात करें तो इसमें एक से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब लोग मिलकर रहते हैं, तो उन्हें संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। भारत में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संस्कृति देखने को मिलती है। और आप उदाहरण में लिखेंगे, एक गांव में जो है, एक गांव में एक बड़ा परिवार जिसमें दादा दादी, उनके बेटे, पोते पोतियां एक साथ रहते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार का मतलब एक दूसरे, इसमें दूर के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, इसमें मामा मामी, फूफा बुआ ये सब रहते हैं, इसमें इसको विस्तृत परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी हमारे जो नात रिश्तेदार आ जाते हैं वो लोग। यह पारिवारिक सहयोग और भावनात्मक समर्थन का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। जैसे अगर आपको कोई काम है तो अपने मामा से, अपने बुआ से, अपने फूफा से, अपने मौसा से, मौसी से बात करके अपना काम करवा लेते हैं लोग। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है विवाह के आधार पे परिवार का प्रकार। अगर विवाह के आधार पे परिवार का प्रकार की बात करें तो उसमें देखिए, पित्रात्मक जो है, पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक मतलब पिता ही मालिक होता है। परिवार का नेतृत्व पुरुष यानी माता जो है, जो पिता होते हैं वो करते हैं, तो दादा करते हैं। ठीक है, संपत्ति और नाम जो है पितृवंश के आगे बढ़ाने के लिए जो है पितृसत्तात्मक, यानी जो पिता होता है उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, ऐसे ये पीढ़ी चलती रहती है। नेक्स्ट है, यह भारत के कई एशियाई देशों में भी अधिक पाया जाता है। भारत और कई एशियाई देशों में भी देखने को मिलता है पितृसत्तात्मक, यानी पिता ही मालिक होता है। नेक्स्ट है मातृ सत्तात्मक, यानी माता मालिक हो। इसमें परिवार का नेतृत्व महिला, मामा, सॉरी मामा नहीं, माँ करती है या तो नानी करती हैं। ठीक है, संपत्ति और उनका जो है मातृवंश चलाने के लिए जो है ये काम माता के हाथ में सौंपा जाता है। ये केरल के नयार समाज और कुछ जनजातीय समुदाय में अधिक देखा जाता है कि वहाँ मातृ सत्तात्मक जात देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं निवास स्थान पे जो है, इसके आधार पे परिवार के प्रकार की बात करें तो पितृवासी परिवार। पितृवासी परिवार का मतलब कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर में रहती है। विवाह के बाद पत्नी जो है अपने पति के घर में रहती है, तो पितृवासी परिवार के नाम से जाना जाता है। यह भारत में सबसे आम प्रकार का परिवार माना जाता है। ठीक है, वहीं बात करें मातृवासी, विवाह के बाद पति जो है पत्नी के घर में रहता है, तो उसे मातृवासी परिवार के नाम से जाना जाता है, जिसे अपनी भाषा में घर जमाई बोलते हैं। ठीक है, कुछ जनजातीय समुदाय में ऐसा देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे न्यू लोकल परिवार। न्यू लोकल परिवार का मतलब होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी एक नए स्थान पर अपना घर बसाते हैं, और शहरों क्षेत्र में अधिक जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बारे में जो लिखेंगे विशेषताएं, तो उसमें स्नेह और भावनात्मक संबंध होता है। परिवार में परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना होती है, इसकी विशेषता है पहला पॉइंट। दूसरा, आर्थिक सहयोग। परिवार के सदस्य एक दूसरे को आर्थिक सहायता करते हैं, आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, तो इसकी विशेषता ये हो जाएगी। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो संस्कृति और परंपराओं का संवहन करने का मतलब ये है, परिवार के माध्यम से रीति रिवाज और जो मूल्य है अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति है उसको चलाने का काम करते हैं। निष्कर्ष में आप यहाँ पे लिखेंगे कि परिवार समाज की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, जो व्यक्ति के विकास और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। आधुनिक समय में परिवार की संरचना बदल रही है, लेकिन इसकी भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप इन्हें तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।